क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी सामान की ज़रूरत ना होते हुए भी उसे सेल्समैन के अच्छे और फ्रेंडली नेचर की वजह से खरीद लिया हो? क्या आप हमेशा मेजॉरिटी लोगों की पसंद के हिसाब से सामान खरीदते हैं? क्या आपको अपने किसी दोस्त से थोड़ी सी जलन हुई है? क्या आपको कई सारे ऑप्शंस में से एक को चुनना बहुत ही मुश्किल लगता है? अब अगर आपका जवाब हाँ है और आप कह रहे हैं कि रूबी ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब हर दिन होता है और पता नहीं हम ऐसा करते क्यों हैं, तो आज की समरी से आपको पता चलेगा कि क्यों लोग क्लियरली सोचने में फेल हो जाते हैं। आप कॉग्निटिव बायसनेस और मेंटल शॉर्टकट के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। ये समरी आपको डिसीजन लेने में ज्यादा लॉजिकल और बेहतर बनने में मदद करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीगलर रूबी पारिक आपके साथ, और गीगल पर आज की समरी है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, जिसे लिखा है रॉल्फ डोबेली ने। इस समरी की बात करें तो पहला चैप्टर है द ब्लैक स्वान। सदियों से लोग यही सोचते आए थे कि हंस सिर्फ सफेद होते हैं। किसी ने भी दूसरे रंग के हंस कभी नहीं देखे थे, इसलिए सभी ने मान लिया था कि हंस तो सिर्फ सफेद ही होंगे। हालांकि 1697 में यानी कि 1697 में विलियम डी व्लामिंग नाम के एक्सप्लोरर यानी कि खोज करने वाले ने ऑस्ट्रेलिया में काले हंस को देखा। तब से ब्लैक स्वान यानी काला हंस रेयर, इम्पॉसिबल, अनप्रिडिक्टेबल और हैरान करने वाली घटना का सिंबल बन गया। स्टैटिस्टिशियन और ऐसे लिखने वाले नसीम निकोलस तालिब ने अपनी किताब द ब्लैक स्वान में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर दिन डाउ जोनस इंडेक्स थोड़ा ऊपर या नीचे गिरता रहता है। इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट के हल्के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 19 अक्टूबर 1987 के दिन इसमें अचानक 22% की गिरावट आई। इस क्रैश ने दुनिया भर के कई लोगों पर असर डाला और आज भी इसे हिस्ट्री में एक खास घटना माना जाता है। इस तरह ब्लैक स्वान एक ऐसी घटना है जो आपकी जॉब, बिजनेस, आपके जीवन और आपके देश पर असर डालती है। ब्लैक स्वान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। आपके करियर में एक बड़ा ब्रेक मिलना या सोने की खान मिलना पॉजिटिव ब्लैक स्वान का एग्जाम्पल है। उसी तरह धरती पर एक बड़ा शूटिंग स्टार का टकराना नेगेटिव ब्लैक स्वान का एग्जाम्पल है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, यानी कि नोन फैक्ट्स, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, यानी कि अननोन फैक्ट्स। और ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि वो हो भी सकती है। इसे कहते हैं अननोन अननोन्स। तो नॉन फैक्ट आसान होते हैं, वो जनरल नॉलेज की तरह होते हैं। नोन अननोन सवालों की तरह होते हैं, जैसे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्या इंटरनेट हमें स्मार्ट या स्टूपिड बना रहा है। इस बात का चांस है कि फ्यूचर में हमें इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अननोन अननोन्स इन सबसे अलग है। एग्जाम्पल के लिए 2 सदियों पहले कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि सोशल मीडिया हमारे जीवन पर राज करेगा। तो हमें ब्लैक स्वान के बारे में क्यों जानने की जरूरत है? क्योंकि वो कुछ सालों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन ये हमें ब्लैक स्वान के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं करता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन शिकार करने और चीजों को इकट्ठा करने में मदद करते हुए डेवलप हुआ है। स्टोन एज में हमारे पूर्वजों का सामना किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज से नहीं हुआ था। वे बस हिरण का पीछा करते थे, जो कभी तेज, कभी धीरे, कभी मोटा या कभी पतला होता था। तो उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे प्रिडिक्ट करना और सीखना बहुत आसान था। लेकिन आज का मॉडर्न वर्ल्ड काफी अलग है। हमारा ब्रेन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ नहीं चल सकता। कई लोगों ने ब्लैक स्वान को एक्सपीरियंस किया है और मिलियनियर बन गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जेके रॉलिंग, लैरी पेज और यूसेन बोल्ट, जिन्होंने एक ब्रेक थ्रू से बहुत कामयाबी और पैसा हासिल किया। ऐसा कर पाना हाल ही के सालों में ही पॉसिबल हो पाया है। तो हमें ब्लैक स्वान की नॉलेज से कैसे फायदा हो सकता है? अपने आप को आप उस सिचुएशन में रखिए जहां पर आपके पास एक पॉजिटिव ब्लैक स्वान हो सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और इन्वेस्टर जैसे लोगों के पास ज्यादा मौके होते हैं, क्योंकि किसी न किसी दिन बहुत से लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है। दूसरी ओर एम्प्लॉयज, जर्नलिस्ट या डेंटिस्ट जैसे लोग जो अपना टाइम बेचते हैं, उनके पास कम मौके होते हैं, क्योंकि उनका बड़ा ब्रेक कभी नहीं आता। नॉर्मली आप कर्ज से दूर रहकर, पैसे बचाकर और सावधानी से अपने पैसों को इन्वेस्ट करके नेगेटिव ब्लैक स्वान से बच सकते हैं।
तो बचत कीजिए, चाहे आपको बड़ा ब्रेक मिले या ना मिले। लेकिन अगले चैप्टर में आपको बहुत कुछ और भी मिलने वाला है। अगला चैप्टर है सोशल प्रूफ। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। रास्ते में आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की भीड़ आसमान की ओर देख रही है। अब नेचुरली आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, और आप भी आसमान की ओर देखने लगते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। कॉन्सर्ट में सोलो परफॉर्मेंस देने वाला आर्टिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखाता है। ऑडियंस में से कोई एक ताली बजाने लगता है और देखते ही देखते बाकी लोग भी ताली बजाने लगते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो ये भी सोशल प्रूफ है। कॉन्सर्ट के खत्म होने पर आप अपना कोट वापस लेने के लिए काउंटर पर जाते हैं और आप देखते हैं कि कुछ लोग वहां के स्टाफ को टिप दे रहे हैं, जबकि ये उनकी सर्विस कॉन्सर्ट के टिकट प्राइस में पहले से ही शामिल थी। अब सोशल प्रूफ की वजह से आप भी दूसरों की तरह वहां पर टिप देते हैं। तो सोशल प्रूफ को भेड़ चाल भी कहा जा सकता है, और ये तब होता है जब लोग दूसरों को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सही है। जब ज्यादा लोग कोई काम करते हैं या किसी बात को मानते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो सही व्यवहार या विचार ही होगा। इंसान बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी करता है। फैशन, फूड और ट्रेंड के पीछे का रीजन यही सोशल प्रूफ ही है। इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि जब लोग शेयर मार्केट में घबरा जाते हैं या धर्म के नाम पर एक साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। 1950 में फेमस साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें दिखाया गया कि कैसे आपके दोस्तों का दबाव आपके कॉमन सेंस को बर्बाद कर सकता है। इसमें एक पार्टिसिपेंट को 4 लाइन बना हुआ एक कागज का टुकड़ा दिया गया। उस पार्टिसिपेंट को सेम हाइट वाले उस लाइन को चुनना था जो ओरिजिनल लाइन के बराबर ऊंचाई वाला था। लाइन ए छोटी थी, लाइन बी लंबी और लाइन सी ओरिजिनल लाइन के जितनी लंबी थी। जब पार्टिसिपेंट टेस्ट रूम में अकेला होता था तो वो हमेशा सही जवाब दे रहा था। तब उसे ये काम आसान लग रहा था। लेकिन फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने 5 एक्टर्स हायर किए जिन्हें उस पार्टिसिपेंट के साथ उस कमरे में टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया था कि उन्हें आंसर में लाइन ए को चुनना है। उन सबकी बात सुनने के बाद पार्टिसिपेंट सोच में पड़ गया और अब 33% बार उसने गलत आंसर बताया, क्योंकि वो उन 5 एक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो गया था जिन्होंने लाइन सी की जगह लाइन ए को सही जवाब बताया था। तो सोशल प्रूफ का हम पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता है? यह हमारे पूर्वजों के लिए जिंदा रहने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। इमेजिन कीजिए कि 50,000 साल पहले आप सेरेंगेटी के मैदानों पर दूसरे लोगों के साथ शिकार करने गए हैं। अचानक से वे सभी भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप रुक कर के ये सोचेंगे कि उन लोगों ने शेर देखा या कोई ऐसा जानवर जिसे खाया जा सकता था? नहीं, आप तुरंत उस ग्रुप को फॉलो करेंगे। पहले काम करो, बाद में सोचो। उस जमाने में जो इंसान दूसरों से अलग व्यवहार करता था वो शायद जिंदा नहीं बचता होगा। तो आप उस होमो सेपियंस के वंश से हैं जो दूसरों की नकल करते थे और जिंदा बच जाते थे। इस तरह सोशल प्रूफ हम में गहराई से समाया हुआ है। हम अभी भी इसका यूज करते हैं, भले ही ये हमारे जीवन में किसी भी तरह की हेल्प ना करे। बिजनेस, गवर्नमेंट और लीडर्स अक्सर सोशल प्रूफ के प्रति हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कॉमेडी और टॉक शो पंच लाइन के दौरान रिकॉर्डेड हंसी बजाते हैं ताकि लोगों को हंसने के लिए एनकरेज किया जा सके। सोशल प्रूफ का एक और फेमस एग्जाम्पल है जब 1943 में नाजी के प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने एक भाषण दिया था। आप इसका वीडियो क्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं। जर्मनी हार रहा था और नाजी लोगों को लड़ने के लिए कह रहा था। जोसेफ ने कहा, क्या आप एक बड़ा और भीषण जंग चाहते हैं? क्या आप ऐसा जंग चाहते हैं जो आपने कभी नहीं देखा हो? ये सुनकर भीड़ जोर से चिल्लाने लगी। अगर लोगों से अलग अलग करके यही सवाल पूछा गया होता तो शायद ही कोई इस क्रेजी आइडिया के लिए हाँ कहता। इसलिए मेजॉरिटी की बात को मानने से सावधान रहे। खुद सोचिए, अपनी नॉलेज और इंट्यूशन के बेसिस पर सही और गलत का डिसीजन ले। तो इसी के साथ अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं, संक कॉस्ट फैलिसी। एक रात राइटर रॉल्फ डोबेली और उनकी पत्नी थिएटर में फिल्म देख रहे थे। आधी फिल्म होने के बाद रॉल्फ ने कहा कि उन्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि फिल्म बहुत ही बोरिंग है।
लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उन्हें टिकट के $30 वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो रॉल्फ ने जवाब दिया कि नहीं, वो पैसे तो डूब चुके हैं। हमने टिकट खरीदकर पैसे पहले ही खर्च कर दिए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम फिल्म देखें या ना देखें। उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कि वो कोई सनकी हो। अल्टीमेटली वो जीत गई और रॉल्फ को बाकी फिल्म भी देखनी पड़ी। अगली सुबह रॉल्फ एक मार्केटिंग मीटिंग में गए। टीम का एडवर्टीजमेंट कैंपेन 4 महीने पहले शुरू हो गया था, लेकिन उससे अब तक उन्हें कोई फायदा नहीं हो पाया था। रॉल्फ उन मेंबर्स में से एक थे जो अब इस कैंपेन को बंद करना चाहते थे, लेकिन कंपनी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कैंपेन में बहुत पैसा लगा दिया है। अगर उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ वो संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो गए थे। रॉल्फ के एक दोस्त थे जो कई सालों तक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे थे। वो लड़की बार बार उनके दोस्त को धोखा देती, फिर वापस आती, सॉरी बोलती और फिर कभी भी ऐसा ना करने का वादा करती। उस दोस्त ने रॉल्फ को बताया कि उसने अपने रिश्ते में इतना कुछ दिया है कि सब कुछ इस तरीके से छोड़ देना ना तो आसान है और ना सही। संक कॉस्ट फैलेसी तब होता है जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, पैसा या प्यार लगा देते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हमें तब भी रोके रखती है जब हम पहले से ही बहुत कुछ खो चुके होते हैं। उसमें हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं, उसे कंटिन्यू रखने की इच्छा भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इन्वेस्टर अक्सर इस फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। वो जब स्टॉक खरीदते हैं तो वो सिर्फ स्टॉक का करंट प्राइस देखते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। उन्हें अभी और फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस क्या हो सकता है, इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टर्स को अपना स्टॉक रखकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे खरीदने में कितना पैसा लगाया होता है। तो अगर अब उस स्टॉक के परफॉर्म करने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेचकर उन्हें अच्छा परफॉर्म करने वाले शेयर खरीदना और बेचना चाहिए। इस तरह वो ज़्यादा नुकसान से बचेंगे और उन्हें अच्छे मौके भी मिलेंगे। तो संक कॉस्ट फैलेसी हमारी स्टेबिलिटी और विश्वास करने लायक हमारी ज़रूरतों पर डिपेंड करती है। हम अपने पहले के फैसलों को नकारना नहीं चाहते और अपनी गलतियों को मानना भी नहीं चाहते। हम सच का सामना करने की जगह ऐसा दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कॉनकॉर्ड यूके और फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बिजनेस है। दोनों देशों की गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर भी उन्होंने अपनी इमेज बचाए रखने के लिए इसमें पैसा लगाना जारी रखा। कॉनकॉर्ड प्रोजेक्ट को बंद करने का मतलब होता है कि यूके और फ्रांस की गवर्नमेंट अपने गलत फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही गलती यूएस ने भी की थी। वो भी संक कॉस्ट पॉलिसी का शिकार हुए थे जब वियतनाम वॉर चल रही थी। ये साफ होने के बावजूद कि अमेरिका हार रहा था, वो फिर भी जंग लड़ते रहे। उन्होंने इसमें इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया था कि अब वो हार मानने को तैयार ही नहीं थे। अब बारी आपकी सोचने की है। क्या आपको लगता है कि आपने किसी ऐसी चीज़ में अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी, पैसा और अटेंशन लगाया है जो कि अब काम नहीं कर रहा है? आप उस चीज़ में कितना दे चुके हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अगर आप उसे छोड़ सकते हैं तो इसे छोड़ दीजिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। जब आप उसे पकड़कर रखेंगे तो आप और भी ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और बेहतर अपॉर्चुनिटी को भी खो देंगे। तो इस बारे में सोचिएगा, डिसीजन लीजिएगा। इसी के साथ अगला चैप्टर है रेसिप्रोसिटी। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जब आपने एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर किसी धार्मिक पंथ के मेंबर्स को देखा हो, फिर वो आपके पास आते हैं और आपको फूल या कोई दूसरी चीज़ देने की कोशिश करते हैं? वो आपसे कहते हैं वो सामान बिल्कुल फ्री है या उनकी तरफ से गिफ्ट है। आप उन्हें मना करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आप उनका विरोध नहीं कर पाए और आपने उनका सामान एक्सेप्ट कर लिया। बाद में आप देखते हैं कि उस धार्मिक पंथ का दूसरा मेंबर आपसे डोनेशन मांग रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को रेसिप्रोसिटी कहा जाता है, यानी आपसी लेन देन। ये कई तरह की कैंपेनिंग और अपना सामान बेचने के तरीकों की सक्सेस के पीछे का राज है। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के कर्ज में नहीं रहना चाहता, वो उसका फेवर लौटाना चाहता है। यही रीजन है कि कुछ इंसान या ग्रुप्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करके फ्री में चीजें देते हैं, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि बदले में आप भी उनके लिए कुछ करेंगे। एनजीओ और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अक्सर रेसिप्रोसिटी को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खूबसूरत जगहों के पोस्ट कार्ड बांटता है। वो उसके साथ एक लेटर भी भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये पोस्ट कार्ड आपके लिए गिफ्ट है, और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई दान नहीं करना चाहते तब भी आप इस पोस्ट कार्ड को रख सकते हैं। भले ही आपको पता हो कि ये उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप फिर भी पोस्ट कार्ड को कूड़ेदान में नहीं फेंक सकेंगे। तो रेसिप्रोसिटी को आप प्यार से ब्लैकमेल करना या हल्के करप्शन के रूप में भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक सेल्स एजेंट एक प्रोग्राम के लिए आपको फ्री में इनवाइट करता है। वो आपको बताता है कि उनका सामान खरीदने का आप पर बिल्कुल भी दबाव नहीं है, इसलिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करने की इच्छा होगी। वो सेल्स एजेंट आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप उसके कर्जदार हैं, और वो जो कुछ भी बेच रहा है उसे खरीद कर आपको उसका एहसान लौटाना चाहिए। तो रेसिप्रोसिटी की टेक्निक पुराने जमाने से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल जिंदा रहने के लिए किया था। उस समय इंसान को इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि उसे रोज खाना मिल भी पाएगा या नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि एक दिन किस्मत से आप एक बड़े से हिरण का शिकार करते हैं। अब आप पूरे हिरण को एक ही दिन में तो नहीं खा सकते, इसलिए आप उसका कुछ हिस्सा अपने साथियों के साथ शेयर करते हैं। तो अगली बार जब आपके साथी किसी बड़े जानवर को पकड़ेंगे तो वो भी उसे आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिंदा रहने की टेक्निक के अलावा रेसिप्रोसिटी रिस्क मैनेजमेंट का भी काम करता है। रेसिप्रोसिटी उन इंसानों के बीच कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की मदद या सहयोग करने की चाबी बनता है जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बिजनेस, पैसा कमाने और ग्रोथ के लिए भी रेसिप्रोसिटी की जरूरत पड़ती है। रेसिप्रोसिटी और लेन देन के बिना कोई ग्लोबल इकोनॉमी और इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये रेसिप्रोसिटी का पॉजिटिव साइड है, लेकिन मैनिपुलेशन करना और बदला लेने की भावना रखना इसका नेगेटिव साइड है। दो ऑपोजिट साइड तब तक आपस में लड़ते रहेंगे जब तक उनमें से कोई एक इससे पीछे हटने का डिसीजन नहीं कर ले। ये कॉन्सेप्ट बदला लेने की भावना को दिखाता है। तो अब जब आप रेसिप्रोसिटी के बारे में जान चुके हैं, तो अगली बार जब कोई आपको कोई चीज मुफ्त में देने की कोशिश करे तो समझ जाइएगा कि वो बदले में आपसे कुछ चाहता है। तो ये बहुत ही कमाल की बात जानने के बाद अब अगले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये चैप्टर है एनवी। आइए इसे समझते हैं। अच्छा बताइए, आप किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा बुरा फील करेंगे? ए, आपके दोस्त की सैलरी बढ़ जाती है लेकिन आपकी उतनी ही रहती है। बी, आपके दोस्त और आपकी दोनों की सैलरी उतनी ही रहती है। सी, आपके दोस्त और आपकी दोनों की सैलरी में 10% तक की कटौती की जाती है। अगर आपका जवाब सिचुएशन ए है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप भी दूसरों की तरह जलन महसूस कर रहे हैं। जलन जो है, जेलेसी जो है ना, एक नॉर्मल इमोशन है। एक पुरानी कहानी है जो इस तरह है कि एक किसान को एक जादुई चिराग मिलता है। जब वो उस चिराग को रगड़ता है तो उसमें से एक जिन निकलता है। जिन कहता है कि वो किसान की एक इच्छा पूरी करेगा। किसान कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मेरे दोस्त के पास एक गाय है लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी गाय मर जाए। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन आप भी कभी ना कभी उस किसान की जैसी सिचुएशन में जरूर रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपके कलीग को बड़ा बोनस मिलता है और आपको सिर्फ एक गिफ्ट चेक। तब आपको भी ना थोड़ी जलन तो जरूर से महसूस हुई होगी। हो सकता है कि इसके बाद आप उस कलीग से बात करना अवॉइड करने लगे, उसकी मदद करने से मना करने लगे, या उसकी किसी भी सजेशन से आप सहमत नहीं होते थे। हो सकता है कि आपके मन में यह ख्याल तक आया हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, है ना? तो ये जलन जो है, ये जेलसी जो है ना, बड़ा ही स्टूपिड सा इमोशन है। गुस्सा या उदासी की तुलना में इसे स्विच ऑफ करना ज्यादा आसान है। जलन महसूस करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप किसी के पैसे, स्टेटस, सुंदरता, टैलेंट, सक्सेस से जल सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी ही करेगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो एनवी यानी ईर्ष्या और जलन को अक्सर एक मान लिया जाता है, लेकिन एनवी का मूल कारण कोई चीज होता है, जबकि जलन का मूल कारण कोई इंसान होता है। एनवी 2 लोगों के बीच होता है, जबकि जलन में 3 लोग शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जॉश सेम से जलन महसूस करता है क्योंकि पड़ोस की सुंदर लड़की उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम अपने उम्र, अपने जैसे करियर और स्टेटस वाले लोगों से
जलन महसूस करते हैं। हमें सालों पहले हुए एंटरप्रेन्योर से जलन नहीं होती है। हम जानवरों या पेड़ पौधों से जलन महसूस नहीं करते हैं। हम दूसरे देश के मिलेनियर से भी नहीं जलन महसूस करते, बल्कि अपने शहर में रहने वाले मिलेनियर से जलन महसूस करते हैं। हम उन सक्सेसफुल लोगों से जलन महसूस करते हैं जिनका बैकग्राउंड हमारे जैसा ही था, है ना? जैसे कि अगर आप एक सीईओ हैं तो आप दूसरे अमीर सीईओ से जलन होगी। अगर आप एक सुपर मॉडल हैं तो आप ज़्यादा फेमस सुपर मॉडल से जलन महसूस करेंगे। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, एक कुम्हार दूसरे कुम्हार से ईर्ष्या करता है। इस तरह आप एक प्रैक्टिकल गलती पर पहुंचते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है और आप न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ वाले पड़ोस को छोड़कर अपर ईस्ट साइड में रहने चले जाते हैं। कुछ महीनों तक आप अपने पैसे और स्टेटस का मजा लेते हैं। आपके दोस्त आपके नए एड्रेस और आपकी अचीवमेंट से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जल्दी ही आपको एहसास होता है कि अपर ईस्ट साइड के कई लोगों के पास आपसे भी ज़्यादा अच्छे अपार्टमेंट है। आपके नए दोस्तों के ग्रुप में आप सबसे करीब है। जिन चीज़ों की आप पहले परवाह नहीं करते थे या चाहते नहीं थे, अब वो सब आपको परेशान करने लगती है, जैसे लग्जरी आइटम और क्लब का मेंबरशिप वगैरह है। तो अब जलन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपना कंपैरिजन किसी से भी ना करें। दूसरा ये कि अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढे, यानी एक ऐसा एरिया जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एबिलिटी का घेरा कितना छोटा है। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप उस स्किल में बेस्ट होने चाहिए। जलन भी ना बाकी सभी भावनाओं की तरह है। इसकी जड़ हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, अगर आपके पास की गुफा में रहने वाले पड़ोसी ने किसी जानवर का ज्यादा हिस्सा खुद ले लिया हो और आपको छोटा सा हिस्सा दिया हो, तो आपको जलन तो जरूर से होगी और आपने कसम खाई होगी कि अगली बार आप एक बड़ा सा जानवर मारकर खुद बड़ा हिस्सा लेंगे, है ना? तो जो शुरुआती इंसान ज्यादा परवाह नहीं करते थे या बेफिक्र थे और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं थे, समय के साथ उनकी नस्ल खत्म हो गई थी और पीछे रह गए हम जो जलन करने वाले होमो सेपियंस के वंशज हैं। हालांकि मॉडर्न दुनिया में जिंदा रहने के लिए जलन करना अब जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ काम करने वाला एक महंगी गाड़ी खरीदता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपसे कुछ लिया है। याद रखिए, किसी से भी जलन न करे, इसकी जगह उस इंसान से जलन करे जिसकी तरह आप बनने का सपना देखते हैं और वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। वैसे यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें इस जर्नी में आगे बहुत सारी बातें सीखनी है। तो अगला चैप्टर है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। एक बार रॉल्फ डोबेली ने अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर में रिसर्च की। उन्होंने देखा कि वहां 134 तरह की शराब, 48 तरह के दही, 64 तरह के अलग अलग सफाई करने के प्रोडक्ट हैं और लगभग 30,000 तरह के सामान है जो कि वहां पर बेचे जा रहे हैं। अब इससे ये साबित होता है कि आज लोगों के सामने कई तरह के ऑप्शन हैं, जैसे हजारों करियर, सैकड़ों मेंटल डिसऑर्डर और अनगिनत छुट्टियां बिताने की जगह। हिस्ट्री में इंसानों के पास इतने ऑप्शन तो कभी भी नहीं थे। जब रॉल्फ छोटे थे तब सिर्फ 3 तरह के दही, 2 टीवी चैनल, 2 तरह के पनीर और एक टेलीफोन स्विस पोस्ट के द्वारा चलाया जाता था। टेलीफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने के लिए किया जाता था और लोग इससे संतुष्ट थे। उसके उल्टा अगर आप आज किसी फोन के स्टोर पर जाते हैं तो आपको फोन के इतने सारे ब्रांड, मॉडल और सर्विस मिल जाएंगे। ज्यादा ऑप्शन का होना आज प्रोग्रेस का स्टैंडर्ड माना जाने लगा है। यह हमें स्टोन एज के हमारे पूर्वजों से अलग बनाता है। हाँ, ज्यादा ऑप्शन का होना एक्साइटिंग तो है, लेकिन एक सीमा तक। तो जब ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को खराब करने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट बेरी श्वार्ट्ज ने अपनी बुक व्हाई द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हैपन्स में इस बात को समझाया है। असल में कई ऑप्शन होने से मन जैसे सुन्न सा पड़ जाता है। एक सुपरमार्केट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्टॉल लगाई जहां पर कस्टमर फ्री में जेली के सैंपल ले सकते थे। वहां टोटल 24 तरह की जेली थी और कस्टमर जितना चाहे उतनी जेली को टेस्ट कर सकते थे और फिर डिस्काउंट पर उसे खरीद सकते थे। अगले दिन सुपरमार्केट के मालिक ने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन इस बार उन्होंने जेली के सिर्फ 6 फ्लेवर डिस्प्ले किए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? दूसरे दिन ज्यादा लोगों ने जेली खरीदी थी। पहले दिन लोगों को 24 अलग अलग तरह की जेली में से चुनना मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा।
सुपरमार्केट के मालिक ने यही एक्सपेरिमेंट दूसरे प्रोडक्ट पर भी आजमाया और उन्हें सेम रिजल्ट मिला। कम ऑप्शन होने पर अगले दिन ज्यादा प्रोडक्ट बिके थे। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का दूसरा रीजन ये है कि अक्सर ज्यादा ऑप्शन होने से गलत डिसीजन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कॉलेज के स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर में कौन से क्वालिटी चाहिए। वो जवाब में काइंड, स्मार्ट, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे कॉमन क्वालिटीज कहते हैं। लेकिन क्या कॉलेज के स्टूडेंट सच में डेटिंग करते टाइम वाकई में इन सारी क्वालिटीज के बारे में सोचते भी हैं? नहीं ना। तो कई सालों पहले गांव में एक एवरेज नौजवान उन 20 लड़कियों जिनके साथ वो बड़ा हुआ है, उनमें से किसी एक को अपने पार्टनर के तौर पर चुन सकता था। वो एक दूसरे के परिवारों को और उनके बैकग्राउंड को अच्छे से जानते थे। यहाँ नौजवान का डिसीजन असल में कॉमन पॉजिटिव क्वालिटीज पर बेस्ड होता था। आजकल के यंग लोगों के पास ऑनलाइन डेटिंग जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जहां उनके पास चुनने के लिए लाखों लोग हैं, लेकिन उन्हें इतने सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना मुश्किल लगता है। इस तरह उनका ब्रेन उनके डिसीजन को एक क्राइटेरिया पर ला करके लिमिटेड कर देता है, जो है फिजिकल अपीयरेंस यानी कि लुक्स। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का तीसरा रीजन ये है कि ज्यादा ऑप्शन होने से निराशा होती है। एग्जाम्पल के लिए, आप नए जूते खरीदना चाहते हैं। जब स्टोर में 200 वैरायटी के जूते हो तो आप कैसे यकीन करेंगे कि आप सबसे अच्छे जूते चुन रहे हैं? इसका जवाब है कि आप नहीं चुन पाएंगे। आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूज और नाखुश या असंतुष्ट होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? उपाय तो यही है कि किसी स्टोर में जाने या ऑनलाइन ढूंढने से पहले ध्यान से सोचिए कि आपको क्या पसंद है। अपने क्राइटेरिया की लिस्ट बनाइए और उस पर टिके रहे। साथ ही ये एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अपनी पसंद की गई चीज से खुश और संतुष्ट रहना सीखें। यही बात लाइफ पार्टनर ढूंढने पर भी अप्लाई होती है। आपको कभी परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा, इसलिए आप जिसे चुनते हैं उसे उसकी खामियों के साथ अपनाना और प्यार करना सीखिए। तो इस खूबसूरत सी एडवाइस के साथ अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है शॉफर नॉलेज। 1981 यानी 1981 में मैक्स प्लैंक को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और उन्होंने पूरे जर्मनी का टूर किया और वो जहां भी जाते क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में लेक्चर देते। वो हर जगह एग्जैक्टली सेम लेक्चर दिया करते थे। जल्दी ही उनके ड्राइवर ने उस लेक्चर के एक एक शब्द को याद कर लिया। एक दिन उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। ड्राइवर ने प्लैंक से कहा, प्रोफेसर प्लैंक, क्या हर जगह एक ही लेक्चर देते देते आप बोर नहीं हो गए? इस बार म्यूनिक में अगर मैं आपकी जगह लेक्चर दूं तो कैसा रहेगा? आप मेरी ड्राइवर वाली टोपी पहनकर आगे की सीट पर बैठ जाइएगा। मैं आप होने का नाटक करूंगा ताकि आप थोड़ा आराम कर सके। प्लैंक को यह आइडिया काफी अच्छा लगा। तो उस शाम म्यूनिक में उनके ड्राइवर ने क्वांटम के बारे में लंबा लेक्चर दिया और किसी का भी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। बाद में ऑडियंस में से एक फिजिक्स के प्रोफेसर खड़े हुए और उन्होंने एक सवाल पूछा। उस ड्राइवर ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूनिक जैसी मॉडर्न सिटी का कोई इंसान इतना सिंपल सा सवाल पूछेगा और इसका जवाब मेरा ड्राइवर देगा। और आप तो जानते ही हैं कि वहां मैक्स ड्राइवर बन बैठे थे। तो नॉलेज दो तरह की होती है। पहली रियल नॉलेज, ये उन लोगों के पास होती है जो किसी टॉपिक को स्टडी करने में बहुत टाइम और मेहनत लगाते हैं। दूसरी शॉफर नॉलेज, और ये तब होती है जब कोई इंसान लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए या खुद को अच्छा दिखाने के लिए किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करता है। तो शॉफर नॉलेज वाले लोग शानदार आवाज, अच्छे कपड़े पहनकर और बन ठन कर खुद को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत ही थोड़ी होती है। वो ऐसे बोलते हैं जैसे किसी स्क्रिप्ट को देखकर पढ़ रहे हैं। बदकिस्मती से हमें हमेशा शॉफर नॉलेज का यूज करके मूर्ख बनाया जाता है। न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट इसके बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है। वैसे तो न्यूज एंकर उन टॉपिक्स के बारे में बड़े जानकार लगते हैं जिनके बारे में वो न्यूज प्रेजेंट करते हैं, लेकिन असल में वो बस एक तैयार की हुई स्क्रिप्ट को ही पढ़ते हैं। न्यूज एंकर ऐसे पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद पूरी नॉलेज नहीं होती है। इसी बीच कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ टॉपिक्स की रियल नॉलेज होती है, जो उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद हासिल की होती है। वो टॉपिक की गहराई को समझने की और उसमें शामिल लोगों की कहानियों को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि कई जर्नलिस्ट अभी भी शॉफर नॉलेज के लिस्ट में आते हैं। वो गूगल सर्च और सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर आर्टिकल लिखते हैं। उनकी रिपोर्ट हमेशा बायस्ड यानी पक्षपात करने वाली, छोटी और तंज कसने वाली होती है।
क्योंकि उनके पास रियल नॉलेज की कमी होती है। इसलिए शॉफर नॉलेज का शिकार होने से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा। एक सच्चे एक्सपर्ट और ढोंगी के बीच में बस यही फर्क है कि अगर एक्सपर्ट्स कुछ नहीं जानते हैं तो वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी नॉलेज की लिमिट को पहचानते हैं। अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब उन्हें नहीं पता होता तो वो कह देते हैं कि मुझे नहीं पता। लेकिन ढोंगी ऐसा साफ साफ कहने की बजाय बात को गोल गोल घुमा देते हैं या फैंसी शब्द बोलने लगते हैं। आई एम श्योर आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे ध्यान देते हैं अगले चैप्टर पर, लाइकिंग बायस। रॉल्फ डोबेरी के दोस्त केविन ने एक बार महंगी वाइन की 2 बोतलें खरीदी थी। केविन शायद ही कभी वाइन पीते थे, वो तो सस्ती वाइन तक नहीं पीते थे। फिर भी वो सेल्समैन इतना अच्छा आदमी था कि उसने वाइन खरीदने के लिए केविन पर बिल्कुल जोर नहीं दिया और इस बात से खुश होकर केविन ने उससे वो वाइन खरीद ली। इस बीच जो गिरार्ड एक कार का सेल्समैन है, शायद वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कार सेल्समैन है। जो ने भी सभी सेल्स एजेंट्स को एक कमाल की टिप दी कि सबसे इफेक्टिव सेल्स टेक्निक है कस्टमर को ये विश्वास दिलाना कि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। जो हर महीने अपने कस्टमर्स को एक कार्ड भेजते हैं जिस पर लिखा होता है, हम आपको पसंद करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लाइकिंग बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम जिस इंसान को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे कुछ खरीदने या उसकी मदद करना चाहते हैं। और एक रिसर्च से पता चला है कि हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ए, जो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, बी, हमारे जैसे बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी या इंटरेस्ट वाले होते हैं, सी, हमें पसंद करते हैं या ज़्यादा वैल्यूबल महसूस कराते हैं। तो एडवर्टीजमेंट की दुनिया पहले 2 स्टैंडर्ड्स को चूज करती है। एडवर्टीजमेंट में अट्रैक्टिव लोगों को लिया जाता है। जो लोग दिखने में खास नहीं हैं, उन्हें एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग या मैगजीन में कभी नहीं दिखाया जाता। उन्हें हमेशा मीडिया में अनफ्रेंडली और अनप्लीजेंट रूप में दिखाया जाता है। अट्रैक्टिव लोगों के अलावा एडवर्टीजमेंट में ऐसे लोगों को दिखाया जाता है जो आपके और मेरे जैसे होते हैं, यानी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो हमारी जैसी सिचुएशन या बैकग्राउंड से आए हैं। एग्जाम्पल के लिए कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के ऐड में हाउसवाइफ को दिखाया जाता है क्योंकि वो इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस है। मिररिंग भी ऐड में यूज की जाने वाली एक टेक्निक है। इसमें सेल्स एजेंट पोटेंशियल कस्टमर के शब्दों, हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन को मिरर यानी कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कस्टमर धीरे धीरे बोलता है और अपना सिर खुजलाता है तो सेल्स एजेंट भी ऐसा ही करता है। ये टेक्निक कस्टमर को ये महसूस कराती है कि सेल्स एजेंट भी आप ही की तरह है। इस टेक्निक से आप सेल्स एजेंट को पसंद करने लगते हैं और उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट तारीफों का इस्तेमाल भी करते हैं। वो कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट देकर फंसाने की कोशिश करते हैं, जैसे बिकॉज यू आर वर्थ इट, यू डोंट लुक दैट ओल्ड और दैट कलर सूट्स यू वेल। इन तारीफों से हमें लगता है कि सेल्स एजेंट हमें पसंद करता है और ये ऊपर बताया गया तीसरा क्राइटेरिया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइकिंग बायस की वजह से अच्छे से काम करता है। $2 बिलियन की कंपनी टपरवेयर को ही आप देख लीजिए। उनके हाई क्वालिटी प्लास्टिक के कंटेनर लोकल सुपरमार्केट में 75% कम कीमत पर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी टपरवेयर की सेल्स ज़्यादा है क्योंकि उनके सेल्स एजेंट रेगुलरली घर पर पार्टी होस्ट करते हैं। इस तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग दूसरे और तीसरे स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया को पूरा करता है, जो है सिमिलैरिटी यानी एक जैसा होना और कस्टमर के साथ दोस्ती करना। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी लाइकिंग बायस को यूज करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा दान करें। वो हमेशा अपने कैंपेन में औरतों और बच्चों की तस्वीरें दिखाते हैं। आप शायद ही कभी टफ दिखने वाले या घायल सैनिकों की पिक्चर बिलबोर्ड पर देखते हैं, हालांकि उन्हें भी हमारे सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट यानी कि ऐसे इंसान जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन का जिम्मा उठाते हैं, वो भी चुनते हैं कि वो अपने ऐड में किस जानवर को हाईलाइट करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या WWF कभी भी अपने ब्रोशर में कीड़े मकोड़े, मकड़ियों या बैक्टीरिया को नहीं दिखाते हैं, जबकि ये भी हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट जीव है। इसकी जगह WWF क्यूट से पैंडा, पोलर बेयर और कोआला की पिक्चर यूज करते हैं। कोई जानवर जितना इंसान की तरह बिहेव करता है उतना ही हम उसे पसंद करते हैं। बहुत से लोग कुत्तों को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो कीड़ों को पसंद करते हैं। जब बोन स्किपर मक्खियों की जाति खत्म हो गई थी तो किसी को उसकी परवाह नहीं थी।
लेकिन हम एम्परर पेंगुइन की जाति खत्म होने को लेकर के बहुत चिंता करते हैं। तो ऑथर रॉल्फ टोबेली के एक दोस्त थे डेविड, वो ऑयल पंप के लीडर थे। डेविड ने एक बार फॉरेन में एक पाइपलाइन के लिए $10 मिलियन का डील किया था। डोबेली ने अपने दोस्त को चिढ़ाते हुए कहा कि ये सब उन्होंने रिश्वत देकर खरीदा है, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविड और उनके क्लाइंट एक बार मीटिंग कर रहे थे। अचानक वो सेलिंग के बारे में बात करने लगे। बातें करते करते उन्होंने जाना कि उन दोनों को ही सेलिंग करना कितना पसंद है। उसके बाद बिजनेस मीटिंग से उनका ध्यान पूरी तरह हटकर सेलिंग के टॉपिक पर चला गया। उसी मिनट से वो क्लाइंट डेविड को पसंद करने लगा और वो अच्छे दोस्त बन गए। इसीलिए उन्होंने डेविड को ये डील दे दी थी। तो अगर आप एक सेल्स एजेंट हैं तो अपने कस्टमर की तारीफ कीजिए, उनके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचिए। अगर आप एक कस्टमर हैं तो इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं। उस प्रोडक्ट के सेल्स एजेंट पर ध्यान मत दीजिए। और इन सारी बातों को ध्यान से जानते हुए पहुंच गए हैं हम इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि मुद्दा मामला ये है कि सबसे पहले आपने ब्लैक स्वान के बारे में जाना। इसका रिलेशन रेयर और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट से है। पैसे बचाकर, कर्ज से दूर रहकर और चौकन्ने इन्वेस्टर बनकर आप नेगेटिव ब्लैक स्वान से बच सकते हैं। दूसरा ये कि आपने सोशल प्रूफ के बारे में सीखा। ये तब होता है जब लोग मेजॉरिटी लोगों के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। इसमें फंसने से बचने के लिए थोड़ा टाइम लेकर खुद सोचे और फिर डिसीजन ले। तीसरा, आपने संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में सीखा। ये किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने और उसे ना छोड़ने की गलती के बारे में बताता है। इस बात पर ध्यान ना दे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, बल्कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप अड़े रहे तो आपको कितना नुकसान होगा। चौथा, आपने रेसिप्रोसिटी के बारे में सीखा। ये देने और लेने का प्रोसेस है। रेसिप्रोसिटी के अपने फायदे और नुकसान हैं। उन लोगों से सावधान रहे जो आपको फ्री में चीजें देते हैं या मुफ्त में आपके लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि असल में वो बदले में कुछ लेने की उम्मीद करते हैं। पांचवा, आपने जलन के बारे में समझा। ये एक नॉर्मल लेकिन स्टूपिड सा इमोशन है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप में जो स्किल है उस पर ध्यान दीजिए और उसे इम्प्रूव करते रहें। छठा, आपने पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में सीखा। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, हमें चुनने में उतना ही मुश्किल और स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसका सलूशन ये है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में ध्यान से सोचिए और किसी भी चीज को चुन लेने के बाद उससे संतुष्ट रहे। सातवां, आपने शॉफर नॉलेज के बारे में सीखा। बहुत से लोग एक्सपर्ट होने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। सच्चे एक्सपर्ट को जब किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता है तो वो इस बात को मानते हैं, जबकि दिखावा करने वाले कभी भी नहीं मानते। और आखिर में आपने लाइकिंग बायस के बारे में सीखा। लोगों को पसंद करने के लिए हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक, उनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होना। दूसरा, वो हमारे जैसे होने चाहिए। और तीसरा, वो हमें पसंद करते हो। सेल्स एजेंट, पॉलिटिशियन, एडवर्टाइजर सभी इन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर चूज करें, ना कि उसे बेचने वाली के बेसिस पर। कॉग्निटिव एरर का मतलब है क्लियर तरीके से ना सोच पाना। हैरानी की बात है कि हम कुछ पैटर्न में इलॉजिकल तरह से सोचते हैं और बिहेव करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कई सालों से इस पर स्टडी कर रहे हैं। अब जब आप कई कॉग्निटिव एरर्स के बारे में जान ही गए हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। हम उन्हें पूरी तरह से हटा तो नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि हमने जाना, कॉग्निटिव एरर्स हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म के हिस्से के रूप में डेवलप हुआ है। लेकिन उनके इम्पैक्ट के बारे में अवेयर रहकर हम अपनी पर्सनल जिंदगी, करियर और ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा करके हम खुद को अपने द्वारा खड़ी की गई तकलीफों और इलॉजिकल थॉट्स और डिसीजन से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे, ऑलरेडी आप किसे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। गूगल प्ले में रिव्यूज़ दे करके भी आप दे सकते हैं। और कौन सी नई समरी आप गीगल पर सुनना चाहते हैं उसका नाम लिख भेजिए। बाकी रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही नई समरी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।